बच्चों, राजेश माथुर इस YouTube में आपका स्वागत करता है। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने 4 वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें अपन ने इससे पहले जो देखा था चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, उसमें अपन ने उसके जो भौतिक कारक हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा जो कारक है, रासायनिक अभिक्रियाएँ जो होती हैं, रासायनिक कारक जो होते हैं वो किसी भी चट्टान को किस तरह से अपक्षयित करते हैं, अपघटित करते हैं। तो इस वीडियो में अपन इसको देखेंगे। बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस टॉपिक को आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप इसको देखें, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चट्टानों का ये जो है रासायनिक अपक्षय की अपन बात करते हैं। तो देखें, इसमें कई सारे कारक होते हैं, कई सारी अभिक्रियाएँ होती हैं जो इसमें आती हैं। सबसे पहला है जल अपघटन, यानी जल अपघटन का मतलब होता है जल के द्वारा किसी रासायनिक पदार्थ को तोड़ना। तो इसमें क्या होगा, चट्टानों में जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो होता है, वो हाइड्रोजन आयन खनिज में उपस्थित किसी धन आयन को विस्थापित कर देता है, वहाँ से हटा देता है और उसके स्थान पर हाइड्रोजन आ जाता है, अर्थात एक नए खनिज का निर्माण हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि जल द्वारा एक खनिज का अपघटित होकर के नए खनिज में जो बदलना होता है वो कहलाता है जल अपघटन। तो अपन देखते हैं कि इस प्रक्रिया में चट्टानों में उपस्थित खनिज पदार्थ जब जल से क्रिया करते हैं, रिएक्ट टू वाटर, तो जल में उपस्थित H+ आयन जो होते हैं, यानी जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, वो खनिज पदार्थों में उपस्थित धन आयन को विस्थापित करके, यानी खनिज में जो धन आयन होते हैं उनको हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और विस्थापित करके नए खनिज पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार चट्टान जो होती है वो धीरे धीरे टूट करके नए खनिज पदार्थों में बदल जाती है। अब इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहाँ अपने पास एग्जाम्पल है ऑर्थोक्लेज फेल्सपार, यानी ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है वो एक प्रकार का एक खनिज है। ये ऑर्थोक्लेज फेल्सपार जो होता है वो जल अपघटित होकर अधिक विलय, यानी जो दूसरा खनिज बनता है वो अधिक विलय होता है, अधिक विलय अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका बना देता है, अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका में बदल जाता है। यह आगे जो सिलिकेट मृत्तिका बनती है, यह पुनः आगे संयोजन से बॉक्साइट में बदल जाता है, यानी बॉक्साइट को बना देता है। तो अंत में खनिज जो होता है वो मुख्य रूप से बॉक्साइट में बदल जाता है। तो देखते हैं अपन इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, केमिकल रिएक्शंस। कि ये एक ऑर्थोक्लेज खनिज है। ये ऑर्थोक्लेज खनिज जब जल से क्रिया करता है तो जल जो होता है वो H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इसमें बनते हैं। और इसमें ये हाइड्रोजन जो अपन ने बात की थी कि H+ आयन जो होता है वो इसमें उपस्थित धन आयन, जैसे कि पोटेशियम है, उसको विस्थापित कर देता है और इसके स्थान पर आ जाता है। जैसा कि अपन ने यहाँ देखा तो बन गया अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों, जो ऑर्थोक्लेज खनिज था चट्टान में, वो जल से क्रिया करके अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका में बदल गया, यानी एक नया खनिज बन गया। ये खनिज पुनः जल के अणु से क्रिया करके उससे संयोजित होकर, यानी पुनर्संयोजन द्वारा क्या बना देता है, बॉक्साइट खनिज बना देता है, जो एक अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। तो अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका जो है ये पुनः जल के अणु से क्रिया करके और बॉक्साइट बना देती है। तो इस प्रकार एक नए खनिज का निर्माण हो जाता है और चट्टान जो होती है वो अपक्षयित हो जाती है, अपघटित हो जाती है और सिलिसिलिक अम्ल अलग हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों ये एक जल अपघटन की अभिक्रिया है, मतलब किस प्रकार से जल जो है चट्टान में उपस्थित खनिज पदार्थ को अपघटित कर देता है। उसका अपने पास में एक उदाहरण है, अपन ने एक उदाहरण पढ़ा है। फिर अपन बात करते हैं जल योजन की। जल योजन मतलब जल के अणुओं का जुड़ना, योजन मतलब जुड़ना। तो ऐसे खनिज जो मृदा निर्माण करते हैं उनके लिए एक पैतृक पदार्थ होते हैं, उनमें जल नहीं पाया जाता, यानी जल उनमें अनुपस्थित होता है। तो वो वायुमंडल की जो नमी होती है, वातावरण की जो नमी है, उस नमी से जल को अवशोषित करके उनसे क्रिया करके और जल योजन करके एक नए खनिज का निर्माण कर देते हैं। वह अभिक्रिया कहलाती है जल योजन। चट्टान में उपस्थित मृदा निर्माण करने वाले खनिज, कौन से खनिज, जो मृदा का निर्माण करते हैं, उन खनिज पदार्थों में जल नहीं होता। अतः ये वातावरण से नमी ग्रहण करके जल योजित होकर नए खनिज पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही जल योजन कहते हैं। कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जो ये क्रिया करते हैं? एक तो बच्चों है फेल्सपार,
पायरोक्सिन और एम्फीबॉल्स। तो ये तीन जो खनिज हैं और भी होते हैं, फेल्सपार, पायरोक्सिन और एम्फीबॉल्स। ये क्या करते हैं, वायुमंडल की नमी को लेकर के उनके जल के अणु से संयोजित होकर के एक नए खनिज का निर्माण कर देते हैं। अपन देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि लाल हेमेटाइट जो होता है Fe2O3, ये वायुमंडल की नमी को लेकर के क्रिया करके उससे संयोजित हो जाते हैं, अणु जितने भी होते हैं सारे जुड़ जाते हैं और पीला लाइमोनाइट एक अलग खनिज बना देते हैं। तो इस प्रकार जो इनकी चट्टान है वो अपक्षयित हो जाती है, अपघटित हो जाती है। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट भी जल के अणु से क्रिया करके संयोजित होकर के जिप्सम नामक खनिज का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार बच्चों ये अभी अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, अपन और भी आगे पढ़ रहे हैं। तो ये चट्टानों का रासायनिक अपक्षय कहलाता है, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चट्टानों का धीरे धीरे अपघटन होता है। तीसरा है बच्चों विलयन। ये क्या करते हैं, यानी एक विलय बनाते हैं। जल एक बहुत अच्छा विलायक होता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तत्व घुल जाते हैं तो इसकी विलायक क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि जो आयन होते हैं इनको अपने जल में घोल लेता है और वो जो अपने मूल खनिज से पृथक हो जाते हैं और चट्टान जो होती है वो अपक्षयित होने लगती है। तो विलयन जो होता है यानी ऐसे खनिज पदार्थ जिनमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयन होते हैं, ये आयन जल में घुलकर मूल खनिज पदार्थ से पृथक हो जाते हैं। यानी जिसमें चट्टानों में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनमें जब सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और घुल करके अपने मूल खनिज से अलग हो जाते हैं और चट्टान अपक्षयित होने लगती है, जिससे चट्टान का अपक्षय होने लगता है और विलयन द्वारा अपक्षय बहुत कम होता है। इस प्रक्रिया से चट्टान का जो अपक्षय होता है वो बहुत ही कम होता है। अपन इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे NaCl एक विलय लवण है, ये जल में घुल करके और Na+Cl- और इस तरह से आयनों में बढ़ जाता है। यानी ये अपनी जो चट्टान जिसमें जो खनिज है उस खनिज से ये पृथक हो जाता है, सोडियम अलग हो जाता है और पानी में घुल जाता है। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण किस प्रकार से चट्टानों को अपक्षयित करता है। तो नमी की उपस्थिति में खनिज पदार्थ में उपस्थित आयरन, मैग्नीज और सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जिन चट्टानों में आयरन, मैग्नीज और सल्फर पाया जाता है वो क्या करते हैं, नमी में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर के आसानी से चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उदाहरण अपन देखते हैं जैसे कि फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो खनिज है ये नमी में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है, एक नया खनिज बना देता है और ऑक्सीकरण से चट्टान का अपक्षय हो जाता है। इसी प्रकार से अपचयन। अपचयन का अर्थ क्या होता है, यानी किसी खनिज में से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। कैसे होता है ये, यानी जब पानी की अधिकता होती है, जहाँ पर पानी की अधिकता होती है तो पानी की अधिकता होने के कारण खनिज में उपस्थित ऑक्सीजन जो है वो खनिज से निकल करके पानी में घुल जाती है, जिससे उसका अपचयन हो जाता है और एक नए खनिज का निर्माण हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं वही ये फेरिक ऑक्साइड, अपन बात कर रहे हैं फेरिक ऑक्साइड की, ये खनिज है, पानी की अधिकता में इसमें से ऑक्सीजन निकल करके ये फेरस ऑक्साइड में बदल गया, यानी ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। इसका अपचयन हो गया और चट्टानें जो होती है अपक्षयित होने लगती हैं धीरे धीरे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पानी की अधिकता होने पर भी खनिज पदार्थों का अपचयन द्वारा उसमें से अपक्षय होने लगता है, ऑक्सीजन निकलने लगती है और वो धीरे धीरे अपघटित हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण क्या होता है कि किसी भी खनिज पदार्थ से कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है। यानी किसी लवण से CO2 जब जुड़ जाती है या क्षार से जुड़ जाती है तो वो कार्बोनीकरण कहलाती है और वो अम्ल बना देती है। जैसे हम बात करते हैं कि CO2 होती है वो जल में घुल करके, जल से क्रिया करके H2CO3 नामक एक अम्ल बना देती है, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। ये कार्बोनिक अम्ल क्योंकि एक दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि हल्का सा अम्लीय माध्यम होता है, अम्ल होने के कारण ये खनिज पदार्थों को धीरे धीरे अपक्षयित करता रहता है और उसे तोड़ करके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में बदल देता है। जैसे कि हम बात करते हैं खनिज है ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, जब इस खनिज से कार्बोनिक अम्ल क्रिया करता है H2CO3 तो ये इसको अपक्षयित करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल देता है, नया खनिज बन जाता है और चट्टान जो है धीरे धीरे
अपघटित हो जाती है, अपक्षयित हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पर चट्टानों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है, यानी चट्टान रासायनिक रूप से किस प्रकार से टूटती है, अपघटित होती है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं कि चट्टानों का जैविक अपक्षय किस प्रकार से होता है, यानी जीव जंतु और पेड़ पौधों द्वारा चट्टान किस प्रकार से टूटती है, अपघटित होती है, इसको अपन पढ़ते हैं इसके बाद। बच्चों यहाँ हम देखते हैं चट्टानों का जैविक अपक्षय, तीसरा इसका प्रकार है। 3 इसके कारण है, एक तो मनुष्य और जानवर द्वारा, दूसरा है पौधों द्वारा और तीसरा है सूक्ष्म जीवों द्वारा। तो यानी ये तीनों ही कारण जो हैं वो अपने किसी न किसी प्रकार से चट्टानों का अपक्षय करते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं। पहले अपन देखते हैं मनुष्य और जानवर जो होते हैं किस प्रकार से चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि मनुष्य जो होता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कई जगह सड़कों का निर्माण करता है, रेल मार्ग निकालता है, बांध के लिए चट्टानों को तोड़ता है, तो जिससे चट्टानें जो है वो टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है और चट्टान का अपक्षय होने लगता है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मनुष्य है दिन प्रतिदिन चट्टानों को तोड़ता जा रहा है। इसी प्रकार से पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु और पशु पक्षी जो होते हैं, जीव जंतु और पशु पक्षी क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाने के लिए चट्टानों में छेद करते हैं। छेद करने से उसमें दरारें पड़ने लगती हैं और वो धीरे धीरे टूट करके अपक्षयित होने लगती हैं और अपघटित हो जाती हैं। तो अपन देखते हैं कि मनुष्य तथा जानवर जो होते हैं वो किस प्रकार से चट्टानों का अपघटन करते हैं, किस प्रकार से चट्टानों को तोड़ते हैं। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रेल मार्ग, सड़क, नदी, बांध आदि के लिए चट्टानों को तोड़ा जाता है, जिससे चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाती है। इसके अलावा पक्षी तथा जंतुओं द्वारा घोंसला बनाने के लिए चट्टानों में छेद किए जाते हैं, जिससे भी चट्टानें अपक्षयित हो जाती हैं, टूट जाती हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है। एक बार अगर आप पढ़ भी लेंगे, सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कॉमन टॉपिक है। दूसरा है पौधों का प्रभाव। पौधे क्या करते हैं, जब पौधे किसी चट्टान के आसपास उगते हैं तो उसकी जड़ें जो होती हैं वो चट्टानों में जो दरारें होती हैं उसके अंदर घुस जाती हैं और घुस करके वहाँ पर वो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। तो कार्बनिक अम्ल जो होता है वो धीरे धीरे खनिज पदार्थों से क्रिया करके चट्टान को तोड़ने लगता है और चट्टान टूट करके अपक्षयित हो जाती है। पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। ये कार्बनिक अम्ल है, इस कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे चट्टानें धीरे धीरे अपक्षयित होने लगती हैं और टूट जाती हैं। तीसरा जो इसका कारक है सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, यानी छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवाणु, फंगस, एक्टिनोमाइसिटीज आदि चट्टानों से भोजन निर्माण के लिए वो क्या करते हैं, जो चट्टानों में खनिज पदार्थ होते हैं उन खनिज पदार्थों से पोषक तत्वों को ले लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि जब खनिज पदार्थों से पोषक तत्वों को ले लिया जाएगा तो चट्टानें जो होती हैं वो धीरे धीरे अपघटित होने लगती हैं और टूट जाती हैं। तो वो जब खनिज पदार्थ तत्वों को ले लेते हैं, जिससे चट्टानें दुर्बल होकर के टूटने लगती हैं। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीव तथा पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव उन पेड़ पौधों को सड़ा गला करके, जब उनको सड़ाते गलाते हैं तो उससे कार्बनिक अम्ल और CO2 बनता है। ये CO2 और कार्बनिक अम्ल भी क्या करता है, खनिज पदार्थ चट्टानों का अपक्षय करता है और चट्टानें विखंडित होने लगती हैं। तो इस प्रकार बच्चों चट्टानों द्वारा जैविक अपक्षय जो है, इसमें ये 3 कारक हैं जो चट्टानों को किसी न किसी रूप में अपघटित करते हैं, तोड़ते हैं। तो इस प्रकार अपना जो बचा हुआ पार्ट जो था बच्चों इस वीडियो में पूरा हो गया। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है और मृदा को निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।